जरा कल्पना करिए, आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई, चोरी हो गई, छिनैती हो गई, लूट हो गई और आप पुलिस के पास जाएं, कहें कि देखिए साहब, फला व्यक्ति ने चोरी की है, आप उसकी जांच करिए, उसको पकड़िए। और पुलिस कहे कि देखिए, हमारा अभी मन नहीं कर रहा है, मुडवे नहीं है इस मामले में जांच करने का। तो अच्छा है कि आप जाके चोरवे से बात करिए, उसी से पूछिए कि चोरी काहे किए हो। तो आप क्या करेंगे? आपको लग रहा होगा कि ये तो कल्पनाओं की बात है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हुआ है आज की तारीख में, और देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जाइए उसी से बात करिए जिस पर आप चोरी का आरोप लगा रहे हैं, जिसे आप सुधारना चाहते हैं। और ये बात कहने वाले कोई और नहीं है, भारत के होने वाले चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी हैं। वही जस्टिस सूर्यकांत जो इस तस्वीर में दिख रहे हैं। भाजपाई मुख्यमंत्री के बुलावे पर जजों का पूरा झुंड बटोर के हलवा पूड़ी खाने चले जाते हैं। दरअसल पिछले दिनों राहुल गांधी ने वोट चोरी का जो एटम बम फोड़ा था, उसको एक वकील ने आंकड़ों के साथ मिलान किया। उन्हें भी पता चला कि गड़बड़ तो है, यानी चोरी हो रही है। उसी को लेकर वकील साहब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, और अब सुप्रीम कोर्ट ने जो जो बातें कही हैं, किस तरीके से इस मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है, देखकर पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। जो थोड़ा बहुत उम्मीद मन में बची हुई होगी, वो सब एक झटके में निपट जाएगा। इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुनते जाइए कि वकील ने सुप्रीम कोर्ट से क्या डिमांड किया था और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से डिमांड को ठुकराया है। लोग अक्सर कहते हैं कि देश का नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होगा तो शिक्षा का महत्व समझेगा, देश को शिक्षित बनाएगा। मगर अभी देश की शिक्षा को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है, यानी शिक्षा पर खर्च को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है, वो आपको सिर पीटने पर मजबूर कर देगी। इसके अलावा बात करेंगे पूर्व आईएएस कर्नल गोपीनाथन की, जिन्होंने आज कांग्रेस ज्वाइन किया है। बात ये भी करेंगे कि पिछले कुछ सालों में जिन लोगों ने कांग्रेस छोड़ छोड़ भाजपा ज्वाइन किया, उनका हाल क्या है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी है, तभी आपका ये चैनल मजबूत होगा। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुल के आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि 7 अगस्त को राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें उन्होंने बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र के महादेवपुरा विधानसभा में वोटर लिस्ट में कथित रूप से भयंकर हेराफेरी का मुद्दा उठाया था, तमाम सबूत पेश किए थे। इसके बाद रोहित पांडे ने बताया कि उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों की अलग से स्वतंत्र रूप से जांच की और पुष्टि किया है। प्रथम दृष्टया ऐसे तमाम सबूत मिले जो ये साबित करते हैं कि वोटर लिस्ट में भयंकर रूप से गड़बड़ी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। याचिका में रोहित पांडे ने सुप्रीम कोर्ट से यह निर्देश देने के लिए कहा था कि देश की सबसे बड़ी अदालत वोटर लिस्ट के स्वतंत्र ऑडिट करने का आदेश दे, और जब तक ऑडिट पूरा न हो जाए वोटर लिस्ट में कोई संशोधन न किया जाए। याचिकाकर्ता ने कहा था कि वोटर लिस्ट की तैयारी, उसका रखरखाव, उसके प्रकाशन में पारदर्शिता होनी चाहिए। उसकी जवाबदेही और सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग से कहे कि आप बाध्यकारी दिशा निर्देश बनाइए और उसे जारी किया जाए, जिससे डुप्लीकेट या फर्जी एंट्री वोटर लिस्ट में यदि हो तो उसका पता लगाया जाए और इन चीजों को रोका जा सके। यानी कुल मिलाकर याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी के आरोपों और प्रस्तुत किए गए सबूतों की जांच की, जिसमें उन्हें पता चला कि निर्वाचन क्षेत्र में 40,000 से ज्यादा अवैध मतदाता थे, 10,000 से ज्यादा डुप्लीकेट लोग थे। यानी एक ही आदमी के कई वोटर ID कार्ड बने हुए थे। कई लोग ऐसे भी हैं जो अलग अलग राज्यों के थे और अलग अलग EPIC नंबर लेकर वोटर बने हुए हैं। राहुल गांधी ने पिछले दिनों वोट चोरी पर कितने बड़े खुलासे किए, ये हम सब ने देखा समझा है। याचिकाकर्ता ने कहा कि वोटर लिस्ट में इतने बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ की बात यदि साबित हो जाती है तो यह संविधान के अनुच्छेद 325 और 326 के तहत एक व्यक्ति एक वोट के संवैधानिक जनादेश पर हमला है, वैध वोटों के मूल्य को कमजोर करता है। यही सब बातें बोलकर रोहित पांडे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। जैसा कि आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ही तो आखिरी उम्मीद बचती है, और बची कौन सी संस्था है जहां कोई जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, यानी इस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। और सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप इस मामले को लेकर चुनाव आयोग चले जाइए। वकील ने कहा कि मिलाड, हमने चुनाव आयोग में पहले ही अभ्यावेदन दिया था यहां आने से पहले, लेकिन आयोग ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की। मगर तभी शायद हुजूर को हलवा पूड़ी याद आ गई और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम इस मामले पर विचार नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, और सलाह दे दिया कि आप चुनाव आयोग के पास चले जाइए। वकील ने फिर से कहा कि चलिए ठीक है, हम चुनाव आयोग के पास चले जाएंगे। आप इतना कह दीजिए, एक समय सीमा तय कर दीजिए कि चुनाव आयोग इसके भीतर सुनवाई करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने समय सीमा तय करने से भी मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि हमने याचिकाकर्ता वकील को सुना है, हम इस याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं, जो कि कथित तौर पर जनहित में दायर की गई है। आपको सलाह दी जाती है कि चुनाव आयोग के पास आप अपना पक्ष रख सकते हैं। अब आप दर्शक बताइए, कल्पना करिए
कि देश की संस्थाएं किस ओर जा रही हैं, ये लोकतंत्र किस ओर जा रहा है। वैसे भी सुबह सुबह जैसे पता चला कि ये मामला हलवा पूड़ी वाले जज साहब के यहाँ जा रहा है, बात साफ थी कि होगा कुछ भी नहीं। मगर देखना यह था कि कुछ भी नहीं करने में कितना समय लगता है। जैसे आपको याद होगा, जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में ही चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला पहुंचा था। हुजूर ने कहा था कि होली के बाद सुनवाई करेंगे, अभी टाइम नहीं है। अब तक इनकी होली आई नहीं है। देखते जाइए कितनी होली गुजर जाने के बाद हुजूर इस मामले पर सुनवाई करते हैं। अभी हाल ही में बिहार SIR को लेकर जो मामला सुप्रीम कोर्ट गया था, उसमें भी हम सब ने देखा पहले दिन से केवल टाल मटोल हो रहा है। भौकालबाजी इतनी कि सुनकर कोई भी खुश हो जाए, तालियां पीटने लगे। लोग पीटने भी लगे थे बीच में। जस्टिस सूर्यकांत ने कह दिया कि अगर बड़े स्तर पर गड़बड़ी पाई जाएगी तो हम पूरी प्रक्रिया को ही रद्द कर देंगे, हमारे पास उसको रद्द करने की शक्ति है। मगर पहले दिन ही मैंने कहा था, याद है कि नहीं, पहले दिन कहा था कि ये कोरी बकवास है, ये लोग कुछ नहीं करेंगे। अरे बता तो देते कि कितनी बड़ी लेवल पर गड़बड़ी पाएंगे तो आप उसको गड़बड़ी मानेंगे। और देखिए, चुनाव आयोग जो चाहता था वो साफ साफ हो गया। माफ करिए, चुनाव आयोग नहीं, उसके ऊपर वाले जो चाहते थे वही हो गया। उन लोगों ने आधार कार्ड को शामिल नहीं करना चाहा तो नहीं किया गया। उन्होंने अपनी मर्जी से जब चाहे SIR कराया, जब चाहे चुनाव का ऐलान कर दिया, हो गया। और जिसे चाहा वोटर लिस्ट में रखा, जिसे चाहा बाहर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट सलाह देता रह गया, लोगों को तारीख पे तारीख देकर उलझाता रह गया। और देखिएगा, चुनाव परिणाम भी वही आएगा जो गुजराती जोड़ी को पसंद है। अब तक का क्रियाकलाप तो यही बताता है। जरा सोचिए, 7 अगस्त को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी का आरोप लगाया था। अब 2 महीने से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। क्या चुनाव आयोग में बैठे अधिकारी अंधे और बहरे हैं? उनको दिखाई सुनाई नहीं देता कि देश में नेता प्रतिपक्ष किस तरह के आरोप लगा रहे हैं, कौन से सबूत सामने रख रहे हैं? यदि चुनाव आयोग इतना ही लायक होता तो उसने अब तक राहुल गांधी के आरोपों पर तथ्यों के साथ जवाब दे दिया होता, सामने बैठाकर बुलाकर बात करता, जवाब देता, सवाल लेता। लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। जाहिर सी बात है, जो चोर होगा वो अपनी चोरी की सफाई सीना तान के नहीं देगा, वो भागेगा दुम दबाकर। और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई जिस पर आप चोरी का आरोप लगा रहे हैं, जिसको सुधारना चाहते हैं, जाके उसी से बतियाइए, हम इस मामले पर विचार करने के इच्छुक नहीं है। यानी इतना बड़ा देश एक व्यक्ति की इच्छा से चल रहा है, इनकी इच्छा नहीं है सुनवाई करने की तो नहीं करेंगे। वैसे भी भरपेट हलवा पूड़ी खाने के बाद इच्छाएं बदल जाती हैं। सोचिए, ये कितना अजीब मामला है कि देश की सबसे बड़ी अदालत कह रही है कि आप जिस पर चोरी का आरोप लगा रहे हैं, जिसमें सुधार की बात कर रहे हैं, उसी से जाके बात करिए। अरे यदि चुनाव आयोग इतना ही ईमानदार होता, निष्पक्ष होता और साफ सुथरी बात करना चाहता, लोगों की बात सुनता, सवालों के जवाब देता, और ज्ञानेश कुमार एक नंबर के झूठा नहीं होते, बार बार आकर झूठ नहीं बोलते, सवाल सुनते ही जहाज याद नहीं आती, तो फिर आपके यहां जाने की जरूरत ही क्यों पड़ती मिलाड? लेकिन अच्छा है, हर दिन डूबते सूरज के साथ मिलाड लोग अपने चेहरे से नकाब उतारते जा रहे हैं और देश को बताते जा रहे हैं कि वो किसके लिए और किसके इशारे पर काम कर रहे हैं, किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं। तस्वीर साफ है, जिसने वहां तक पहुंचाया है उसकी भरपाई भी तो करनी है। भारत का सुप्रीम कोर्ट इसने साफ कर दिया है कि चुनाव संबंधी किसी भी मामले में कोई एक्शन नहीं लेगा जिससे फलाने जी को तकलीफ हो। अगर कोई बहुत बड़ा मामला होगा तो उसमें भाषणबाजी करके कुछ दिन तक लोगों को भटकाया जाएगा, मगर फाइनल परिणाम वही होगा जो SIR में हुआ। इन लोगों के पास भाजपा नेताओं के बुलावे पर जाके डिनर करने का टाइम है, राजस्थान में जाके ऊंट गाड़ी पर बैठ के बीजेपी नेताओं के साथ घूमने के लिए टाइम है, भाजपा के लोगों के साथ हवाई जहाज में उड़ने के लिए भी टाइम है, वॉकिंग टॉकिंग करने के लिए भी टाइम है। लेकिन जनता के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों की चोरी का आरोप लग रहा है, उस पर सुनवाई करने के लिए टाइम नहीं है, कभी मूड नहीं है। भारत के इतिहास में न्यायपालिका का स्तर इतना शायद ही कभी गिरा हो जितना अमृतकाल में गिर गया है, एकदम भरभरा गया है। वैसे भी जब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शिक्षा का कोई महत्व न रह जाए तो परिणाम यही होता है। जब लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ के ज्ञानी बन रहे हों तो शिक्षा पर खर्च करने की जरूरत क्या है? जब गोदी मीडिया और देश भर के फर्जी बाबा, साथ में लपटझंडिस पत्रकार 2000 के नोट में नैनो चिप ढूंढ ही रहे हैं, तो फिर शिक्षा पर पैसा बर्बाद करने की क्या जरूरत है? जो भी खर्च करना होगा IT सेल के गुंडों पर करेंगे ताकि वो विरोधियों को, सवाल करने वालों को, आलोचकों को गरिया के माहौल टाइट रखें। सुप्रीम कोर्ट के ही जाने माने अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सोशल मीडिया पर यह आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। आप भी अपनी स्क्रीन पर गौर से निहार लीजिए। UPA 2 की सरकार से लेकर मोदी 3 की सरकार तक देश की शिक्षा पर कितना खर्च हो रहा है, यानी भारत के कुल बजट का कितना प्रतिशत खर्च हो रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। साल 2009 से यदि आप देखना शुरू करें तो 2024-25 में आते आते शिक्षा पर खर्च लगभग आधा हो गया। देखिए किस तरीके से साल दर साल UPA 2 की सरकार में शिक्षा पर खर्च बढ़ता है, उसमें कमी भी आती है तो बहुत मामूली सी। मगर जैसे ही देश में अमृतकाल शुरू हुआ, जैसे ही नाले के ढक्कन में छेद करके उसमें पाइप लगा के उसकी गैस से चाय बनाने वाले साइंटिस्ट सत्ता में आए, शिक्षा का बजट लगातार गिरता गया। और गिरते 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 जो डॉक्टर साहब 4.77% पर छोड़कर गए थे, गैस वाले वैज्ञानिक ने उसको 2.5% पे लाके पटक दिया। प्रशांत भूषण लिखते हैं कि कोठारी आयोग ने सिफारिश किया था कि हमें अपनी GDP
का 6% शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। मोदी ने शिक्षा पर खर्च को लगातार घटाकर 2.5% तक गिरा दिया है। बादलों के पीछे रडार काम नहीं करता है जैसी वैज्ञानिक बकवास फैलाते हैं। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बच्चे ज्ञान के लिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सहारा लेते हैं। इन्होंने हमें अंधकार के युग में ढकेल दिया है। लोग अब कहने लगे हैं कि और मांगो मार्कशीट, जितना मार्कशीट मांगोगे उतना ज़्यादा शिक्षा का बजट कम होता जाएगा। भाई नाराजगी तो होगी ना, बहुत मार्कशीट चेक करने का चस्का लगा था ना, अब हम तुमको मार्कशीट लेने के लायक नहीं छोड़ेंगे। तुम भी नहीं दिखा पाओगे जैसे हम नहीं दिखा पा रहे हैं। जो हजारों की संख्या में स्कूल बंद हो रहे हैं वो यूं ही थोड़ी ना है। जब बजट ही नहीं होगा तो स्कूल चलेगा किस? लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का गोबर ज्ञान लेकर ही तो विश्वगुरु बना जाता है। और जो पढ़े लिखे लोग होंगे, जो देश को नई दिशा देने की ताकत रखेंगे, जो सवाल करेंगे, अपना हक और अधिकार मांगेंगे, तो उनको देशद्रोही बता के जेल में ठूस दिया जाएगा। सोनम वांगचुक पिछले कितने दिनों से कैद में हैं। चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका गया, उसी घटना के पीछे सोनम वांगचुक की पूरी घटना गायब हो गई। अब कहीं कोई चर्चा नहीं है। इसी तरह कई महीनों तक उन्हें जेल में बंद रखा जाएगा और विरोध की आवाजों को दबाकर समाप्त कर दिया जाएगा। कुछ साल पहले एक और ऐसी ही आवाज निकलती थी, पूर्व आईएएस कनन गोपीनाथन की। इन्होंने अपने पद से साल 2019 में इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा का कारण यह था कि मोदी सत्ता की तानाशाही। आज इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है और कहा है कि बहुत पहले इस बात का अंदाजा हो गया था कि मोदी सरकार जो कर रही है वो गलत है और इस गलत के खिलाफ मुझे लड़ना है। गोपीनाथन केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली के बिजली शहरी विकास विभागों के सचिव के रूप में कार्यरत थे। लेकिन जब जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करके व्यवस्था परिवर्तन किया गया तो इसके विरोध में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। पूर्व आईएएस ने कहा कि साल 2019 में मैंने इस्तीफा दिया, उस वक्त एक बात साफ थी कि सरकार देश को जिस दिशा में ले जाना चाहती है वो ठीक नहीं है और मुझे इसके खिलाफ लड़ना होगा। मैंने 80-90 जिलों का दौरा किया, लोगों से बात की, नेताओं से मिला और तब जाकर ये बात साफ हो गई कि केवल कांग्रेस पार्टी ही है जो देश को उस दिशा में ले जा सकती है जिधर देश को जाना चाहिए। पूर्व आईएएस ने कहा कि धारा 370 को हटाना सरकार का फैसला हो सकता है, लेकिन अगर आप पूरे राज्य को बंद करने, सभी पत्रकारों, सांसदों और पूर्व मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने के, पूरे परिवहन, संचार और इंटरनेट को बंद करने का फैसला करते हैं तो क्या यह सही है? ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये हम सभी के लिए एक सवाल है। क्या एक लोकतांत्रिक देश में ऐसा हो सकता है? मैंने उस वक्त जो सवाल उठाया था उस पर आज भी कायम हूं। इस वक्त देश में राजनीतिक रूप से जो दो धड़े हैं और जो उनकी दो मुख्य पार्टियां हैं, एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ कांग्रेस, इन दोनों में एक बात स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। कांग्रेस पढ़े लिखे और उत्कृष्ट लोगों को खुद से जोड़ रही है, दूसरी तरफ बीजेपी में अच्छे खासे विद्वान लोग भी जाके गोबर ज्ञान से पीड़ित हो जा रहे हैं। केरल से ही देख लीजिए, वहीं से आते हैं कांग्रेस नेता शशि थरूर। बीजेपी के नजदीक जाने के लिए भी उन्हें अपनी बुद्धि का त्याग करना पड़ रहा है। शायद मालूम है कि वहां ज्ञानियों की जरूरत नहीं है। ज्ञान को रखिए अपने बक्से में और गोबर का गुलगुला बना के खुद भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए। दवायर के लिए पी रमन, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक टिप्पणीकार हैं, इन्होंने बड़ा तगड़ा लेख लिखा है और बताया है कि कैसे कांग्रेस छोड़कर दल बदलू लोग जो भाजपा में गए वो स्वाहा हो गए। कांग्रेस के बड़े नेताओं में से एक सीताराम केसरी अक्सर कहा करते थे कि कांग्रेस में रहते हुए आप हीरो होते हैं, बाहर जाते ही आप जीरो हो जाते हैं, यानी अंडा। ये बात कहीं ना कहीं सही साबित होती है। आप तेज तर्रार गुलाम नबी आज़ाद को ही देखिए, कुछ अता पता है कहाँ है आज़ाद साहब? आज़ाद हैं कि गुलाम हो गए हैं? लेकिन जब कांग्रेस में थे तो क्या जलवे थे। शशि थरूर को ही देख लीजिए, घर के रहे न घाट के। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए नेताओं की स्थिति कब्रगाह में से टुकुर टुकुर ताकने वालों जैसे हो गई है। विजय बहुगुणा से लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह, गिरिधर गवांग और किरण रेड्डी जैसे पूर्व मुख्यमंत्री और रीता बहुगुणा, कृपाशंकर सिंह जैसे नेता, नारायण राणे, आरपीएन सिंह, भुवनेश्वर कलिता और अशोक चौहान जैसे नेता अब सामान्य सांसद की तरह अपना टाइम काट रहे हैं। अरे ज्योतिरादित्य सिंधिया को याद करिए, वीरेंद्र सिंह, जितिन प्रसाद, राधाकृष्णन, वीके पटेल और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक शाह, इन लोगों को भी थोड़ा सा राजनीतिक उपयोगिता के कारण ऊंचे पदों पर बनाकर रखा गया है, मगर हाथ में ताकत कितनी है ये सबको पता है। साल 2022 में रीता बहुगुणा जोशी ने अपने बेटे को भाजपा के विधानसभा उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारने पर अपनी लोकसभा सीट छोड़ने की पेशकश की, लेकिन बेटे मयंक को टिकट नहीं मिला और वो सपा में शामिल हो गए। अशोक चौहान के साले और अन्य लोग उनका साथ छोड़कर कांग्रेस में वापस चले गए। गिरिधर गमांग खुद कांग्रेस में लौट आए। उड़ीसा में भाजपा नेता दिलीप रे ने एक बीजेपी नेता पर अपना चुनाव खराब करने का आरोप लगाया। पंजाब में अमरिंदर सिंह भाजपा के उम्मीदवार के ही प्रचार में नहीं गए। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा वंशवाद की राजनीति पर निशाना साधते हैं, लेकिन कांग्रेस के भीतर वंशवाद से उपजे हुए जितने भी बच्चे थे सबको इन्होंने गोद ले लिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, रीता और विजय बहुगुणा, विश्वामित्र राणे, सुनील जाखड़, अशोक चौहान, अनिल एंटनी, ये सभी कांग्रेस के लाडले बच्चे थे, लेकिन इन लाडलों से मोदी को भी प्यार हो गया। अपने लेख में इन्होंने बताया है कि संगठित दल बदल की शुरुआत 2016 में हुई। उत्तराखंड में 9 कांग्रेसी विधायकों ने कांग्रेस छोड़ दिया, सरकार गिर गई। इसके बाद
अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और मेघालय में भी ऐसा ही हुआ। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार साल 2016 और 2020 के बीच राज्यों में 170 कांग्रेस विधायक भाजपा में शामिल हुए और भाजपा को छोड़ने वाले विधायकों की संख्या मात्र 18 थी। एडीआर ने 434 सांसदों विधायकों के हलफनामों का विश्लेषण किया जो लोग पार्टी बदलकर चुनाव लड़ रहे थे। तो दल बदलू उम्मीदवारों के जीतने का प्रतिशत मात्र 37% था, जबकि टोटल स्ट्राइक रेट 54% था। यानी दूसरे जगहों से भाजपा में आने वाले कायदे से हार भी रहे हैं। कुल मिलाकर कहानी यही है कि दल बदल करके बीजेपी में जाने वाले अपना राजनीतिक करियर अपने ही हाथों डुबा लेते हैं। यही इतिहास रहा है। जो कभी हीरो हुआ करते थे वो जीरो हो जाते हैं भाजपा में जाते ही। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।